गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अर्थशास्त्र विषय में प्रावेगिक विश्लेषण का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने कल स्थितिक विश्लेषण का अध्ययन किया था, आज हम करेंगे प्रावेगिक विश्लेषण क्या है वह इसके बारे में। प्रावेगिक अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक प्रावेगिकी में आधारभूत तत्व जैसे जनसंख्या के आकार व योग्यता, प्राकृतिक साधनों की मात्रा, उपभोक्ता वर्ग की रुचि, पूंजी, तकनीकी ज्ञान आदि बदले जा सकते हैं और इनके परिवर्तनों का प्रभाव उत्पत्ति के परिवर्तनों की दर पर देखा जाता है। अतः प्रावेगिक अर्थशास्त्र में परिवर्तन की दर के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व या तिथिकरण होता है और परिवर्तन के मार्ग का भी अध्ययन किया जाता है प्रावेगिक अर्थशास्त्र में। अब जैसा कि हम देखें कि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में हम विभिन्न परिवर्तन की दर में उतार चढ़ाव का अध्ययन करते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रोफेसर क्लार्क ने प्रावेगिक अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के परिवर्तन को शामिल किया है, जैसे जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, उत्पादन साधनों एवं उत्पादन रीतियों में परिवर्तन, औद्योगिक संगठनों के रूप में परिवर्तन और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि। इस प्रकार से इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन हम प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण 2 प्रकार का होता है, व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण और समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण क्या है? ये व्यष्टि विश्लेषण की वह विधि है जिसमें प्रारंभिक संतुलन से नवीन संतुलन पर पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और इसका सबसे सरल उदाहरण है मूल्य निर्धारण का मक्कर जाल मॉडल। अब मक्कर जाल मॉडल में भी हम स्थिर मक्कर जाल और अस्थिर मक्कर जाल मॉडल का अध्ययन करेंगे। प्रारंभ में है स्थिर मक्कर जाल मॉडल। इस मक्कर जाल मॉडल में एक बार संतुलन भंग हो जाने पर भी पुनः उसी संतुलन बिंदु पर आ जाता है, क्योंकि यह स्थिर मक्कर जाल मॉडल है। अब हम इसे रेखा चित्र की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं कि प्रारंभिक संतुलन बिंदु M है, जहाँ पर मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे के बराबर है और इस संतुलन बिंदु पर संतुलित कीमत है OP और संतुलित मात्रा है OQ। अब हम मानते हैं कि पूर्ति घटकर OQ से कितनी हो जाती है, OQ1, जबकि मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कीमत P से बढ़कर P1 हो जाएगी, जैसा कि हम चित्र में देखते हैं। कीमत के बढ़ने से विक्रेता आने वाले समय में पूर्ति को बढ़ाकर S2 कर देगा, जिसके कारण कीमत में वापस कमी हो जाएगी और कीमत घटकर हो जाएगी P2। अब विक्रेता फिर आगे की अवधि में पूर्ति को S3 कर देगा और S3 की पूर्ति पर कीमत हो जाएगी P3, वापस से बढ़ जाएगी और इसी तरह से अंततः पुनः M बिंदु पर संतुलन स्थापित हो जाएगा। इस प्रकार से स्थिर मक्कर जाल मॉडल में एक बार संतुलन के भंग होने पर भी पुनः संतुलन को प्राप्त किया जा सकता है। अब है अस्थिर मक्कर जाल मॉडल। ये वह मक्कर जाल है जिसमें एक बार संतुलन भंग हो जाने पर प्रारंभिक संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो पाता है, बल्कि वस्तु की वास्तविक मात्रा एवं कीमतें प्रारंभिक संतुलन बिंदु से लगातार दूर होती जाती हैं। अब इसे हम समझेंगे रेखा चित्र की सहायता से। अब हम देखते हैं कि प्रारंभ में DD मांग वक्र और SS पूर्ति वक्र के द्वारा संतुलन बिंदु है M, जहाँ पर संतुलित कीमत है OP और संतुलित मात्राएं हैं OQ। अब जहाँ मांग और पूर्ति की मात्राएं हैं और कीमत OQ है और कीमत OP है। अब हम मानते हैं कि माना कि पूर्ति घटकर कितनी हो जाती है, OQ से कम होकर OQ1, जबकि मांग में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो केवल पूर्ति में परिवर्तन होने से और मांग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने से नई संतुलित कीमत हो जाएगी OP1। अब बढ़ी हुई कीमत पर पूर्तिकर्ता जो कि विक्रेता है, वह आने वाले समय अवधि में पूर्ति को बढ़ाकर S2 कर देगा, जिससे कि
पूर्ति पर कीमत घटकर P2 रह जाएगी। और इसी प्रकार से आगे फिर पूर्तिकर्ता पूर्ति को घटाकर S3 कर देगा और इस प्रकार से मांग के पूर्ति से अधिक होने से पुनः नया मूल्य P3 तक बढ़ जाएगा और इस प्रकार इस बढ़ी हुई कीमत पर विक्रेता अपनी अगली अवधि में पूर्ति को बढ़ाकर S4 कर देगा और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। इस प्रकार से अस्थिर मकड़जाल मॉडल में एक बार संतुलन के भंग होने पर हम पुनः संतुलन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि एक बार असंतुलन हो जाने पर यह लगातार प्रारंभिक संतुलन बिंदु से दूर होता जाएगा। तो ये था व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण, जिसमें हमने स्थिर मकड़जाल मॉडल और अस्थिर मकड़जाल मॉडल के द्वारा अध्ययन किया है। अब बस समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण। समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण क्या है? इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन की गति का अध्ययन किया जाता है। अब इसे भी हम रेखाचित्र की सहायता से समझेंगे। जैसा कि हमने एक्स एक्स पे ली है राष्ट्रीय आय, वाई एक्स पे उपभोग एवं विनियोग व्यय। अब इसमें कुल उपभोग फलन है जिसे कि मांग फलन भी कहते हैं। कुल विनियोग C प्लस I रेखा द्वारा व्यक्त होता है, जबकि पूर्ति फलन 45 डिग्री रेखा जो कि OY के द्वारा बताया गया है, इसके द्वारा यह है पूर्ति फलन। और प्रारंभ में मांग फलन और पूर्ति फलन एक दूसरे के बराबर बिंदु E पर है। तो प्रारंभिक संतुलन बिंदु है E, जहाँ पर राष्ट्रीय आय है OY 0। अगर अब हम मानते हैं कि निवेश में वृद्धि हो जाती है तो उस समय मांग फलन ऊपर की ओर बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिससे नया मांग फलन पुराने पूर्ति फलन को E1 बिंदु पर काटता है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो नया संतुलन बिंदु है E1 और E1 संतुलन बिंदु पर राष्ट्रीय आय का स्तर हो जाता है OY2। तो उपयुक्त चित्र में प्रारंभिक संतुलन बिंदु E से E1 तक का चलन और राष्ट्रीय आय में OY0 से OYT तक का चलन की वृद्धि प्रक्रिया का विश्लेषण ही समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण है। हम प्रारंभ में देखते हैं कि विनियोग वृद्धि से पहले समय में आय में परिवर्तन होगा। समय अवधि में एक में आय में वृद्धि से उपभोग में परिवर्तन एवं उपभोग की सीमांत क्षमता के गुणनफल के बराबर होगा। उपभोग में वृद्धि से दूसरी समय अवधि में T2 आय में वृद्धि से B डेल्टा आई होगी। इस प्रकार आय प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि T अवधि में कुल मांग फलन और कुल पूर्ति फलन का संतुलन E1 बिंदु पर नहीं पहुंच जाता, जिस पर OYT आय का निर्धारण होता है। इस प्रकार से ये था समष्टि प्रावेगिक संतुलन विश्लेषण। थैंक यू।